बच्चों आज हम आप लोग समझाएंगे व्यंजन संधि। ठीक, कल हमने समझाया था स्वर संधि, उसके आगे है व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन संधि इसकी परिभाषा होती है कि यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो दोनों को मिला करके व्यंजन हो जाता है। यानी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन हो जाता है। तो दोनों जब मिलते हैं क्या बनता है? व्यंजन हो जाता है, व्यंजन बनता है, व्यंजन हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। अब देखिए व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, यही तीन वर्ड यूज हुए ना इसमें कि व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए दोनों मिला करके व्यंजन हो जाता है। जैसे कि स्वर, स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं आ से आहा तक के जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, वो कहलाते हैं स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं का से ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। ठीक है, इन्हें कहते हैं व्यंजन। तो क्या है डेफिनेशन? यदि स्वर या यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर यानी कि ये भी आ जाए या ये आ जाए, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो मिलकर क्या बनाएंगे? व्यंजन ही बनाएंगे। ठीक है, ये इसकी थी व्यंजन की डेफिनेशन कि यदि स्वर या यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए दोनों मिलकर व्यंजन हो जाता है। अब देखिए व्यंजन व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। जैसे स्वर संधि के हमारे 6 उदाहरण होते हैं ना, 6 काइंड्स होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि आदि पूर्ण रूप। ठीक है, यह स्वर संधि। ऐसे ही व्यंजन संधि के भी 6 प्रकार होते हैं। सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, चरत्व, सचुत्व, सचुत्व संधि, सटुत्व संधि, जशत्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, और सबसे आगे होता है परासवर्ण संधि। ठीक है, तो क्या होता है? सचुत्व संधि, चरत्व संधि, सटुत्व संधि, अनुस्वार संधि, जसत्व संधि और परासवर्ण संधि। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को समझाएंगे अभी सटुत्व संधि। देखिए सबसे पहली है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि, ठीक है, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र है स्तो सचना सचु, स्तो सचना सचु। ठीक है, ये है संधि का सूत्र। और इसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा होती है कि यदि सकार या ता वर्ग के साथ सकार चा वर्ग का योग हो तो शा का सा हो जाता है। देखिए इसकी परिभाषा कि यदि शकार यानी ता वर्ग, सकार को यहाँ पे बोलेंगे ता वर्ग। ता वर्ग के अंदर आता है ता, था, दा, आ, ना। ता वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो होते हैं ता, था, दा, धा, ना के बाद
शकार यानी चा वर्ग। चा वर्ग चा के अंदर आएगा चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, वर्ग आए तो सकार का शकार हो जाता है, शकार का सकार तथा ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है। ये होती है इसकी डेफिनेशन कि यदि सकार है ता वर्ग के बाद कोई शकार यानी चा वर्ग आए तो सकार का शकार हो जाता है, ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है। यानी ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं वर्ड ता, था, दा, झा, ना, और चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं जा, छा, जा, झा, या। ठीक है, सकार शकार ये वाला फिर ये वाला सकार, अगर ये दोनों मिलेंगे तो बाद में क्या बनेगा हमारा चा वर्ग, यानी चा वर्ग का कोई भी शब्द आएगा तो वही बनेगा। देखिए इसके उदाहरण, इसकी परिभाषा थोड़ी अटपटी सी है क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, इस वजह से देखिए इसका एग्जाम्पल्स। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका सत्य, धन, चित्त। इसे हमें संधि करना है यानी इसे जोड़ना है, तो क्या परिभाषा क्या थी कि ता वर्ग की बात चा वर्ग आए तो दोनों को मिलाकर के चा वर्ग हो जाता है। यानी आखिरी का वर्ड क्या है ता, ये कहलाएगा ता वर्ग। इसका पहला वर्ड क्या है चा, तो ये कहलाएगा चा वर्ग। यदि ता और चा मिलेंगे तो मिलकर क्या बनाएंगे चा बनाएंगे। ठीक है, तो इसे किस तरीके से बनाएंगे सत चित्त, इस तरीके से संधि करेंगे क्योंकि दो चा रहेंगे, एक इस ता को भी इस चा में बदल देंगे जो आधा करके लिखेंगे। अगला एग्जांपल है जैसे रामश शेते, रामस धन सेते। अब इसकी संधि हम करेंगे तो हमने क्या कहा ता वर्ग के अंदर से कौन सा सहारा था, ये वाला सहारा था सफेद वाला, और चा वर्ग के अंदर आ रहा था सीटी वाला संगम वाला, दोनों जब मिलेंगे तो आएगा संधि हमारे शकार, तो आएगा रामस शेते। इस तरीके से क्योंकि इस सा को इस सा में बदलेंगे वो भी आधा लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब ता को चा बदल देंगे तो आधा चा करेंगे, यदि ये वाला सा आएगा और इस सा में बदलेंगे तो आधा शा लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला एग्जांपल जैसे कस धन चित्त, कस धन चित्त। अब यहाँ पे कौन सा सा है सफेद वाला, यहाँ पे चा, जब दोनों मिलेंगे कैसे बनेंगे कस चित्त। अब यहाँ पे एक जगह सा लिखा था, एक जगह चा लिखा था, लेकिन दोनों को जोड़ के कैसे ना ये वाला सा, क्योंकि दोनों एक ही वर्ग में आता है ना, इस वजह से। ये थी आपकी सचुत्व संधि। अब इसके बाद है अगली संधि आपकी चतुर्थ संधि। चतुर्थ संधि देखिए, अब जैसे पहली संधि थी सचुत्व संधि, उसके बाद दूसरी चतुर्थ संधि। ठीक है, ये भी थोड़ी वैसे ही मिलती जुलती संधि है। देखिए कैसे बनाएंगे इसे, चतुर्थ संधि। ठीक है, इसका सूत्र होता है इष्टु नाष्टु। इसका सूत्र होता है इष्टु नाष्टु। ठीक है, परिभाषा
ठीक है, ये इसकी परिभाषा कि यदि सकार यानी तावर, सकार को हमने बताया कि तावर के अंतर्गत आता है सकार, ठीक है। और हमने अभी इस वाला सकार लिखा था, ये वाला सकार तो इसमें आया था च वर्ग, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो एक और सा बचता है, ये वाला सकार षटकोण वाला, इसे हम बोलते हैं टावर। टावर के अंतर्गत आता है टा ठा दा धा ना, ठीक है। टा ठा डा धा इया ना ने इया कर आए तो सकार का शकार यानी तावर का टावर हो जाता है। जैसे कि पहले हमने बनाई थी संधि, बिल्कुल वैसे ही। देखिए इसके एग्जाम्पल, देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिख देते हैं रामस्टिक्ते, रामस्टिक्ते। इसकी संधि कैसे करेंगे? क्या कहा था कि शकार, सकार यानी कि ये वाला सा आ जाए और यदि ये आ जाए टा, तो दोनों को मिलाकर हो जाता है ये टा, सा हो जाता है ये वाला। तो इसे हम बनाएंगे, अब संधि करेंगे रामस्टिक्ते। वर्ण हमारा आ आधा ही यूज करेंगे, क्योंकि इसे हम जब बदलेंगे तो आधा शा ही आएगा। रामस्टिक्ते। अगली संधि है मत टीका, मत टीका, इसे करेंगे संधि तो मत टीका, क्योंकि इस ता को टा में बदलेंगे और नीचे हलंत अगर हम लगा देते हैं किसी वर्ड के तो वो अधूरा माना जाता है, ठीक, पूरा नहीं होता है, ठीक है। रामस्रष्टा, रामस्रष्टा, इसे हम करेंगे तो आएगा रामस्रष्टा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये थी हमारी कटुत्व संधि, यानी कि इसमें क्या बताया आप लोगों की, जब शकार को इस सकार से बदलेंगे तो दोनों को मिला करके ये सकार ही होगा, ठीक है। दोनों जब मिल जाएंगे तो सकार ही होगा। जैसे कि तावर, तावर को टावर से बदलेंगे तो दोनों को मिला करके टावर ही होगा, ठीक है, टावर हो जाएगा। लेकिन ये जो शकार का सा एकता है, इसे हम आधा लिखते हैं, पूरा वर्ड इसका लिखते नहीं है, आधा लिखते हैं, ठीक है। इसके आगे और एग्जाम्पल देखिए अगले। अगली ये संधि अनुस्वार संधि। इसका सूत्र होता है मोनुस्वारा, अनुस्वार, ठीक है। ये होती है अनुस्वार संधि यानी मो अनुस्वारा। इसका सूत्र होता है, इसकी परिभाषा होती है कि यदि एक पद के अंत में मां तथा दूसरे पद के आरंभ में कोई व्यंजन हो तो संधि बनाते समय करते समय माँ का माँ हो जाता है, ठीक है। क्या लिखी डेफिनेशन की, यदि एक पद के अंत में माँ हो तथा दूसरे पद के आरंभ में कोई व्यंजन हो तो संधि करते समय माँ का ये हो जाता है अनुस्वार, इसे बोलते हैं अनुस्वार। डंडा के ऊपर जो बिंदु चढ़ी होती है इसे हम अनुस्वार बोलते हैं, तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल, देखिए उदाहरण, जैसे कि हमने लिखा ग्रहण,
का गा, तो दोनों की जब संधि करते हैं तो क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। यानी कि जब इसकी संधि करेंगे इस तरीके से लिखेंगे ग्रहण गच्छति, इस तरीके से। यानी कि माँ को हम कैसे लगा देंगे, बिंदी के रूप में लगा देंगे, ठीक, ग्रहण गच्छति। अगला है त्वम पठसि, त्वम पठसि, इसकी संधि हम बनाएंगे तो आ जाएगा त्वम पठसि, ठीक है। अगली है दुखम प्राप्नोति, दुखम प्राप्नोति। जब दुखम प्राप्नोति मिलेगी, ये बिल्कुल लिखना मिलाप नहीं बनाते हैं, संधि तो हमारी अलग अलग ही बनती है, लेकिन इस तरीके से इनको संधि कौन करते हैं, ऐसे, ठीक है। दुखम प्राप्नोति, ठीक है। तो ये थी आपकी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि की परिभाषा क्या है कि यदि किसी पद के एक पद के आरंभ अंत में माँ हो और दूसरे पद के आरंभ में व्यंजन हो, तो दोनों जब संधि करते हैं दोनों का, तो माँ का अनुस्वार कर देते हैं। अनुस्वार यानी कि ये, इसे हम बोलेंगे अनुस्वार, इसे बोलेंगे ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, यानी कि डंडी पर बिंदु लगाना, ठीक है। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि के 3 भेद थे। पहला था सचित्र, सटुत्र और अनुस्वार। और इसके बाद कल हम समझाएंगे आपको परासमर, जशत्र और चर्त संधि, ठीक है। बातचीत देकर